कुछ लोग मैंने ट्विटर पे देखा है बोलते हैं कि 24 लाख सैलरी पे भी आप जीरो टैक्स भर सकते हैं। ये कौन सा सिचुएशन होता है? क्योंकि अगर आपकी इनकम है 12 लाख रुपीस, 75,000, हाँ, yeah. 12.75 इंक्लूसिव ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, Right. तो ये 24 लाख पे 0% टैक्स कैसे होता है? यू आर राइट। सो पहला है कि 24 लाख तक जीरो टैक्स पॉसिबल है, बट दिस इज फॉर अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स एंड नॉट द सेल राइट। लेट्स ए डॉक्टर, अब मान लीजिए उसका पूरे साल का फीस जो उसने चार्ज किया इस 24 लाख रुपीज़। अब 50% वो एक्सपेंस कुछ उसको दिखाना नहीं है, बिल उसको अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ही है कि 50% आपने ले लिया आपका एक्सपेंस। तो इनकम टैक्स बोलता है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 24 लाख के ऊपर 12 लाख इज़ योर एक्सपेंस एंड 12 लाख योर इज इनकम। अब 12 लाख पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो यू पे जीरो टैक्स। इफ अंबानी सन गॉट मैरिड और उसको जितनी भी गिफ्ट मिली, या आपकी शादी हो या मेरी शादी हुई थी, मुझे जितनी भी गिफ्ट मिली वो सब एग्जेम्प्ट है। ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बैंक ट्रांसफर, एनी काइंड ऑफ अ कार, वॉच, एनीथिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ योर रिलेटिव और नॉन रिलेटिव, इट्स एग्जेम्प्ट। व्हाट आर यू सेइंग? आई मीन इट। शादी के सिवा समझ लीजिए आपका बर्थडे है या कुछ भी है, पूरे साल में आपको अगर 50,000 के ऊपर कोई गिफ्ट देता है, किसी ने आपको कल आईफोन गिफ्ट दे दिया फॉर एग्जाम्पल, दैट टैक्सेबल। ओह, आपके फ्रेंड ने आपको आईफोन गिफ्ट दिया, दैट इज टैक्सेबल। 99% ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर। कुछ लोग मैंने ट्विटर पे देखा है बोलते हैं कि 24 लाख सैलरी पे भी आप जीरो टैक्स भर सकते हैं। ये कौन सा सिचुएशन होता है? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपकी इनकम है 12 लाख रुपीस, 75,000, हाँ, yeah. 12.75 इंक्लूसिव ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, Right. तो ये 24 लाख पे 0% टैक्स कैसे होता है? यू आर राइट। सो पहला है कि 24 लाख तक जीरो टैक्स पॉसिबल है, बट दिस इज फॉर अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स एंड नॉट द सेल राइट। सेल राइट के केस में क्या हो सकता है, आई कवर दैट, बट आई वांट टू कवर फर्स्ट कि 24 लाख किसी का इनकम है और वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन कौन है। आइदर अकाउंटिंग प्रोफेसर, लीगल, डॉक्टर, इंटीरियर डिज़ाइनर। ये मेरे अपने आप से मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकम टैक्स ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? इंटीरियर डिज़ाइनर, टेक्निकल कंसल्टेंट, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, अदर प्रोफेशनल लाइक एडिटर्स, मूवी डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि आपको एक फ़ीस आ रही है, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, जैसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे समझो फ़ीस आ रही है, ठीक है। मुझे एक्सपेंस कुछ क्लेम नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट में दिखा सकता हूँ कि 50% इज़ माई इनकम एंड 50% इज़ माई एक्सपेंस। इफ़ आई एम द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, there is a presumptive taxation called 44ADA. I'm that professional who are doing a consultancy. और let's say डॉक्टर, वो उसके पेशेंट को चार्ज करेंगे फीस, राइट। अब मान लीजिए उसका पूरे साल का फीस जो उसने चार्ज किया इस 24 लाख रुपीज़। अब 50% वो एक्सपेंस कुछ उसको दिखाना नहीं है, बिल उसको अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ही है कि 50% आपने ले लिया आपका एक्सपेंस। तो इनकम टैक्स बोलता है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 24 लाख के ऊपर 12 लाख इज़ योर एक्सपेंस एंड 12 लाख योर इज इनकम। अब 12 लाख पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो यू पे जीरो टैक्स। दिस इज हाउ इन दैट कंटेक्स्ट पीपल आर सेइंग नाउ इफ यू आर अ सेल राइट, बिकॉज यू कैन बी अ लीगल प्रोफेशनल, you can be doctor, you can be accounting professional, but you are a sell right. Can you take benefit of that? Of course not, because you are receiving a salary and not the professional fees. But what we have seen in some of our client, after a 10-15 years of experience with the same company, they move out of job and they are opting for a consultancy. आप समझ रहे हो? तो ये कंटेक्स्ट में ये बात होती है कि अगर MNC है या कोई और, ये एक्चुअल एग्जाम्पल है हमारे क्लाइंट्स के, कि जहाँ पे 10-12 साल जॉब करने के बाद उसने सेम कंपनी में कंसल्टेंसी के हिसाब से चालू कर दिया, तो नाउ दिस इज योर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इफ यू आर अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। दैट इज द एंगल व्हेन इट कम्स टू के जीरो टैक्स। तो दिस इज आप कान ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, true. बट दिस इज लाइक अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट। ट्रू। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, न्यू रिजिम में आप हो और सैलरीड हो। एक और हैक है, अगर आपकी इनकम 14,65,000, स्टिल यू कैन पे द जीरो टैक्स। कैसे? आपका जो EPF कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, आप समझो 12% EPF कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर साइड वाला जो EPF कंट्रीब्यूशन है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट नहीं होता है। इसके साथ अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयर NPS ऑप्शन है, कॉर्पोरेट NPS ऑप्शन, अप टू 14% आप न्यू रिजिम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन NPS। अगर ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ, 12% बेसिक
into EPF and 14% of basic salary into the NPS, and your salary is 14,65,000 total CTC, you will pay zero tax. Otherwise, you will pay 78,000 tax. So this is a tax saving of 78,328 to be precise, Arunima. माय गॉड, तो वो मैक्सिमम सैलरी क्या है जिस पे हम 0% टैक्स का बेनिफिट अवेल कर सकते So हैं? this 14.65 is the kind of a maximum salary. maximum. Why? Because जैसे ही आपने 12,75,000 क्रॉस किया, आपका मैथ्स चालू हो जाएगा 0.024, 428 एंड ऑल दैट थिंग, राइट? सो इसीलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे को 12 लाख के बाद ही टैक्स देना है. ऐसा नहीं है. अगर आपकी इनकम 20 लाख है, आपकी सैलरी 20 लाख है, तो आपका मैथ चालू होगा 0.4 नील 428, फिर आपको उधर जाना पड़ेगा. इसी वजह से अगर आप देख रहे हो 14.65 लाख में भी आप 78,000 का टैक्स भरोगे वर्सेस 12,75,000 वाला जीरो देगा. बट अगर आप NPS और EPF ऑप्ट कर लिया तो शायद इधर भी आप जीरो कर सकते हो. एंड अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज यू आस्क मी फॉर अ जीरो टैक्स, Yeah. ठीक है ना, आई एम बिग फैन ऑफ दैट, बिकॉज कैसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, विच इज़ आई एम पैशनेट अबाउट अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिंग पार्ट ऑफ कोर्स. मान लीजिए आपके पास एक हाउस है या शॉप है, आपने उसको रेंट पे दिया है और आपकी दूसरी कोई इनकम नहीं है, या समझ लीजिए आपके पापा के पास है, किसी के भी पास, ओके, वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इट कैन बी अ कमर्शियल शॉप ऑल्सो, दैट इज टैक्स्ड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और आपका 17 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, 17 लाख, यू पे जीरो टैक्स. वाई? Okay. That's the question, right? Yeah, I was just gonna say why, and आपने वो I बोल can, ही दिया. I can see on your हाँ, face. And thanks for asking me that. Why? Because when you are offering any tax under the house property income, you get a 30% standard deduction. तो अगर 17 लाख आपको रेंट आ रहा है और दूसरी कोई इनकम नहीं है, और आपने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई कर दिया, 17 into 30%, which is your taxable income is 11,90,000. Just under 12. And that's why you pay zero tax. Okay. But I want to give one more hack because I'm loving the energy in the room. Please go for it. So now assume that because this property you might take on a loan. इतना बड़ा 1-2-3 करोड़ का कुछ हाउस या लोगे तो शायद आप लोन पे ही लोगे. हाँ. तो उसके ऊपर जो आप रेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो रेंट, बट आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो EMI के तौर पे, राइट? दैट इंटरेस्ट यू कैन क्लेम in your overall calculation, even under the new regime. Oh. 99% of the people are not aware. The rent you are receiving under the new regime from a house property and the interest you are paying, you can claim. But if that's a self-occupied property, you can't claim. But what I'm talking about is a let-out property. अच्छा. So उससे क्या होगा? जो आप किसी और को देते हो. किसी और को and देते हो, let out property, उससे आपको रेंट आ रहा है, तो रेंट तो आपकी इनकम हो गई, ठीक है. जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आप ऑफर करोगे, ठीक है, इट्स अ इनकम टैक्स टर्म, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम होता है, राइट? तो उसमें मान लीजिए आपको रेंट आ रहा है 20 लाख का, ठीक है, और आप इंटरेस्ट भर रहे हो 2 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए आपका हो गया इनकम, 2 लाख रुपए आपका हो गया इंटरेस्ट एलिमेंट, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यू पे जीरो टैक्स. That's Yes. insane. तो आप कह रही हो न्यू टैक्स regime में भी there are plenty of deductions. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड टैक्स regime में deductions है. There is this house rental income जो 2 let किया है. EPF में employers contribution and NPS में भी आपने कहा जो employer का contribution है. परफेक्ट. सो मोटा मोटी मैं आपको 3 तो आपने जो बोल दिया वही है. स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको पता ही है, सबको मिलता है 75, कुछ नहीं करना है उसके लिए. फिर आपने बोल दिया NPS में जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है, अप टू 14% ऑफ योर बेसिक, वो आपको ओल्ड न्यू दोनों में मिलता है, बट 14% ऑफ बेसिक इन द न्यू रिजिम, अगर आपके पास NPS का ऑप्शन है तो. दूसरा हो गया EPF वाला जो पार्ट, जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा. आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 12%, दैट इज नॉट पास ऑफ टैक्स ऑफ सैलरी. दैट्स द ओनली 3 ऑप्शंस इन द न्यू रिजिम. द फोर्थ वन विच वी जस्ट डिस्कस्ड, अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो यू कैन डिडक्ट. Very interesting. Only time in your lifetime you can take any number of gifts in cash kind. When I say cash kind, मतलब through let's say bank transfer, not in cash, bank transfer, any kind of a car, watch, anything from anyone of your relative or non-relative, it's exempt. What are you saying? I mean it. So for example, if Ambani's son got married और उसको जितने भी गिफ्ट मिली, या आपकी शादी हो या मेरी शादी हुई थी, मुझे जितनी भी गिफ्ट मिली, वो सब exempt है. Only once in a lifetime opportunity. Very cool. Is this specific to like Hindu marriages या No. फिर That's a any good point. Any kind of a marriage is on the occasion of marriage or near the marriage, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें आपको काफ़ी सारी गिफ्ट्स आती है एज अ इंडियन ट्रेडिशन, नॉट जस्ट द हिंदू ट्रेडिशन, राइट? तो कोई भी तरीके की आपको गिफ्ट आ रही है, इट्स exempt.
बट इसका तो लोग काफ़ी फ़ायदा भी उठाएंगे ना, But nothing for wrong, because- stuff which is not exactly wedding related but they transfer to someone's name ऐसे। बट सी मैं वही बोल रहा हूँ, आप उसको कैसे दिखाते हो दैट ऑल्सो मैटर्स। आपको पूरा प्रूफ रखना है। समझ लीजिए वेडिंग गिफ्ट में मेरे को बाय लेट्स से वाउचर्स एंड ऑल दैट थिंग आई रिसीव फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस ऑफ गिफ्ट, आई नीड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड कि किससे कितना आ रहा है, राइट? बिकॉज अगर इनकम टैक्स मांगता है तो मुझे उनके पैन कार्ड भी शायद देने पड़े, मुझे उनका डिटेल भी देना पड़े, बट इट्स लीगल। कोई मुझे कार गिफ्ट कर रहा है, कोई मुझे हाउस गिफ्ट कर रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, नॉट अ सिंगल रुपीज टैक्सेबल। अदरवाइज यू कैन जस्ट एक्सेप्ट 50,000 रुपीज ऑफ गिफ्ट। शादी के सिवा समझ लीजिए आपका बर्थडे है या कुछ भी है, पूरे साल में आपको अगर 50,000 के ऊपर कोई गिफ्ट देता है, किसी ने आपको कल आईफोन गिफ्ट दे दिया फॉर एग्जांपल, दैट टैक्सेबल। ओह, आपके फ्रेंड ने आपको आईफोन गिफ्ट दिया, दैट इज टैक्सेबल बिकॉज वो 50,000 के ऊपर का वैल्यू है, और पूरे साल में आप अदर देन रिलेटिव से सिर्फ 50,000 का ही गिफ्ट ले सकते हो। काफ़ी लोग को पता नहीं है, दिखाते नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती है, बट दैट्स नॉट लीगल। गॉट इट। बट इफ लेट्स से एनी ऑफ योर रिलेटिव का एक डेफिनेशन है अरुणिमा, एनी ऑफ योर रिलेटिव, उससे आप कितना भी कभी भी गिफ्ट लो, इट्स ऑलवेज एग्जेम्प्ट। वो क्या डेफिनेशन होता है? Let's say you're an individual, your spouse, your brother, your sister, your father, your grandfather, your mother, your son, daughter. So lineal ascendant and descendant is covered. अभी आपके स्पाउस के ब्रदर एंड उनकी वाइफ, सिस्टर एंड उनकी वाइफ, आपकी मॉम या डैड है तो आपके मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, वो कवर्ड है, ठीक है? तो ऐसी एक डेफिनेशन है। तो इनसे ये जो इनकम टैक्स के अंदर स्पेसिफाइड रिलेटिव जिसको बोला गया है, नॉट हम जिसको रिलेटिव बोलते हैं इन कॉमन पार्लेंस, पर ये सबसे अगर आपको गिफ्ट आता है कभी भी कोई भी अमाउंट का, वो 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, इट्स एग्जेम्प्ट। ओके, तो इसमें राखी ब्रदर इंक्लूडेड नहीं नहीं है है। तो और लेट मी टेल यू, फॉरगेट अबाउट राखी ब्रदर, एक आप चीज़ इसमें ऑब्जर्व करेंगे, आपके कजिन भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपके मैटरनल अंकल का सन डॉटर माइट बी द क्लोजेस्ट टू यू, इवन बेटर देन योर सिबलिंग्स, राइट? स्टिल दे आर नॉट कवर्ड। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू रिवील। लगता है कजिन से मैंने 1 लाख रुपये ले लिया या उसका मुझे 50,000 का गिफ्ट दे दिया, दैट वुड बी टर्म्ड एज अ नॉन रिलेटिव फॉर दिस डेफिनेशन। इंटरेस्टिंग। अगेन नो वन इज नोइंग अबाउट दिस। हाँ, आई डोंट नो कि रिलेटिव्स का भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। That's how your law is designed. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.